दोस्तों, और न्यूज जो है वो लिया गया है द हिंदू से। द हिंदू का न्यूज है और कल सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, इस फैसले के बारे में अगर हम बात करें तो ये फैसला किससे संबंधित था? ये फैसला था गर्भपात के अधिकार से संबंधित। गर्भपात का अधिकार यानी कि एबॉर्शन के बारे में बात की जा रही थी। और एबॉर्शन किसके लिए? तो जो सिंगल मदर्स है, सिंगल मदर मतलब वो मां जो अकेली हैं। अब कई सारे कंडीशंस आएंगे, उस पर हम एक एक करके बात करेंगे, इसे हम एक एक करके समझेंगे। तो एकल महिलाओं के गर्भपात के लिए क्या क्या अधिकार होना चाहिए, सिंगल मदर एबॉर्शन क्या करे, उसके क्या क्या अधिकार हों, उस पर पूरी की पूरी बात। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर ये जो टॉपिक है वो टॉपिक कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इससे प्रश्न बन सकता है, कैसे जो है इससे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका सिंगल मदर एबॉर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंगल मदर एबॉर्शन के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। और सिंगल मदर एबॉर्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, एकल मां के गर्भपात के या एकल महिलाओं के गर्भपात के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। और जीएस पेपर 2 में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को आप कहां देखेंगे? तो जो भी सरकारी नीतियां हैं उन सरकारी नीतियों के अंतर्गत इस टॉपिक को देखेंगे। तो जीएस पेपर 2 एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। जो भी सरकारी नीतियां हैं उनसे संबंधित ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इससे प्रीलिम्स के कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रीलिम्स के प्रश्नों के लिए बात करें तो दोस्तों हम बात किस पे कर रहे हैं? एबॉर्शन पे कर रहे हैं। बात किस पे कर रहे हैं? गर्भपात पे कर रहे हैं। तो गर्भपात पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? और गर्भपात पे प्रश्न अगर बनेंगे तो सबसे पहला प्रीलिम्स के लिए प्रश्न एक बन सकता है, वो बन सकता है गर्भपात कानून के संबंध में प्रश्न। किसके संबंध में? गर्भपात कानून क्या होता है इसके संबंध में एक प्रश्न आपके लिए जो है वो बन सकता है ना। ठीक है, चलिए दूसरा इसके बारे अगर हम बात करें तो बात किस पे करेंगे? बात करेंगे एमटीपी कानून 2021। आप कहेंगे सर ये क्या कानून है एमपीटी? तो दोस्तों ये आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 जो है, इस पर आपसे जो है वो प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तीसरा प्रजनन का अधिकार, है ना, प्रजनन का अधिकार, इस पर जो है वो आपसे क्या हो सकता है? इस पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्रजनन का अधिकार जो है वो क्या है। और प्रजनन का अधिकार जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रजनन का अधिकार क्या है? प्रजनन के अधिकार से संबंधित आपसे क्या हो सकता है? प्रश्न जो है वो बन सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया भैया प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में प्रश्न क्या बन सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मेंस पर मुख्य परीक्षा में तो बात किसके लिए हो रही है? तो बात हो रही है सिंगल मदर के लिए गर्भपात का अधिकार क्या है, यानी कि राइट टू एबॉर्शन फॉर द सिंगल मदर, है ना। राइट टू एबॉर्शन फॉर अ सिंगल मदर, है ना। तो एकल महिला या एकल मां, एकल महिला के लिए गर्भपात का अधिकार, है ना। ये मेंस का आपका जो है वो प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से अधिकार हैं, क्या है ये अधिकार कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। दूसरा एमटीपी 2021 एक्ट क्या है, ये भी आपका मेंस के लिए जो है वो प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। क्या है, कैसे है, इसका महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर जो है वो आपसे प्रश्न जो है, रानू तिवारी गुड, इस पे जो है वो आपसे क्या बन सकता है? प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तैयार रहना होगा, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक जो है वो क्या है? टॉपिक ये है दोस्तों कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और फैसला जो था वो सभी महिलाओं के
ध्यान में रखते हुए, अब सभी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए का मतलब यह है कि महिला मतलब महिला, और महिला यानी कि वो महिला जो कि सक्षम हो प्रजनन के, सक्षम हो किसी बच्चे के जन्म देने के। अब जब सक्षम हो किसी प्रजनन के, यानी कि इसमें कहीं भी वैवाहिक महिला और अवैवाहिक महिलाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, इस चीज को आप समझिएगा। यानी कि जिसने विवाह कर लिया है वो भी, और जिसका विवाह नहीं भी हुआ है उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी महिला अगर सुरक्षित गर्भपात कराना चाहती है तो सुरक्षित गर्भपात के लिए या कानूनी और सुरक्षित गर्भपात के देखभाल को प्राप्त करने के लिए उसे गर्भधारण के आने वाले 24 सप्ताह तक गर्भपात का परमिशन है, गर्भपात कराने की अनुमति है। इसी पर जो है वो पूरी की पूरी टॉपिक है ये वाली, जिस पर चर्चा करना। अब मामला हुआ क्या, तो मामले के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला था दोस्तों, ये पुराने कानून का विस्तार, पुराने कानून का विस्तार यानी कि आज से 51 साल पहले एक गर्भपात कानून था, जिस कानून को हम द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से जानते हैं, और ये लगभग कितने साल पुराना है, तो लगभग अगर हम बात करें तो 51 साल पुराना कानून है, और इस 51 साल पुराने कानून के विस्तार करने के बारे में बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अविवाहित महिलाएं जो है वह भी गर्भधारण करने के 24 सप्ताह तक जो है वो क्या कर सकती है, गर्भ को समाप्त करा सकती है, गर्भपात करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। बातें मेरी समझ में आ रही है ना। अब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात करें तो इस नियम के अनुसार 2003 के तहत 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक की जो भी गर्भवती अविवाहित महिलाएं हैं उनको किसी भी पंजीकृत, यानी कि जो डॉक्टर होगा, जो गर्भपात करेगा, जो अबॉर्शन करेगा, वो झोला छाप नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, और रजिस्टर्ड डॉक्टर की मदद से जो है वो क्या है, गर्भपात कराया जा सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले जो था वो गर्भपात कराने का अधिकार जो है वो नहीं था। कब, 1971 का जो ये एक्ट था, और 2003 के इस नियम के 2003 में भी एक नियम आया था उसके तहत कि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक की कोई भी गर्भवती महिला जो है वो नहीं करा सकती है। यानी कि 20 साल से पहले की होगी तो वो करा सकती है। इस पर पूरा का पूरा बात। लेकिन जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आपका है ना, 1971 के जगह पे जो 2021 आया, उस 2021 में क्या बात की गई, इसमें यह बात की गई कि अब जो है वो अधिकार जो है वो महिलाओं को, जो कि शादीशुदा नहीं भी हैं, उनको भी दिया जा रहा है। फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है वो निर्णय कैसा है, भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक परिदृश्य से, है ना, सोशल सिनेरियो से अगर हम देखें इंडिया के सोसाइटी को, तो क्या ठीक है? देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक परिदृश्य से सही है या नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमें सामाजिक रूप से सही लगता है वो किसी व्यक्ति के लिए भी सही हो। दोस्तों, समाज जो है वो व्यक्तियों से बना है, व्यक्ति से परिवार बना है और परिवार से समाज बना है, और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जो है उसके अपने अपने अधिकार हैं, उसकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और अपने समस्याओं को अपने अधिकार के माध्यम से वो उसको सही करना चाहता है, समस्याओं का निराकरण करना चाहता है, और समस्याओं के निराकरण के लिए उसको जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मिले हुए अधिकार हैं उन अधिकारों का वो प्रयोग करना चाहता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मिला हुआ एक अधिकार है जिसको कि हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 21 के नाम से हम जानते हैं। और इस आर्टिकल 21 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, और इस ब्रॉड को अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि आपके जीवन को जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को समाहित जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है किया गया। आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक और भी प्रावधान है। वो प्रावधान क्या कहता है कि किसी भी महिला को आर्टिकल 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता यानी कि वो महिला के पास अधिकार है कि वो बच्चा पैदा करेगी कि नहीं करेगी, है ना,
उसको किसी भी प्रकार से आप दबाव देकर ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बच्चा पैदा करना ही है। जैसे नॉर्मली हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, शादी हुआ नहीं, बहू आई नहीं कि उसके 4 दिन के बाद से ही सासू मां उनके सर पे बैठ जाती हैं कि मुझे घर जो है वो सूना सूना लग रहा है, घर में बच्चे की जो है वो किलकारी चाहिए, है ना, घर में सब कुछ शांत है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपना घर जो है वो घर नहीं, एक भूत बंगला है, तो यहां एक छोटे से नन्हे को ला दो। और कुल मिलाकर वो जो डिमांड है, वो डिमांड क्या है, एक तरह से दबाव है। किसके ऊपर? बहू के ऊपर होता होगा, है ना। बहुत सारे लोग अपने आसपास में ये सारी चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन उस महिला के ऊपर ये अधिकार है, आर्टिकल 21 उसको देता है कि वो प्रजनन करना चाहती है कि नहीं, बच्चा पैदा करना चाहती है कि नहीं, वो महिला जो है वही डिसाइड करे। फिर उसके बाद गरिमा की बात होती है, रेस्पेक्ट की, प्राइवेसी यानी कि निजता की बात होती है। और ये अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रजनन का अधिकार, गरिमा का अधिकार और निजता का अधिकार ये शादीशुदा महिलाओं को नहीं, जो बिन शादीशुदा महिलाएं हैं उनके पास भी है। यानी कि जो औरतें या जो लड़कियां शादी नहीं की हैं और शादी ना करने के बाद भी अगर वो गर्भवती हो जाती हैं, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उस बच्चे को जन्म दे या ना दे। उसको अधिकार है कि गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीना है तो जिए। उसको अधिकार है कि उसके निजता के बारे में, उसकी निजी बातों के बारे में दुनिया को ना पता चले और कोई भी ना जाने, तो ये उसका अधिकार है। और ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है उल्लिखित। यानी कि अविवाहित महिला को यह चुनने का अधिकार है जो कि एक विवाहित महिला के सामने, यानी कि एक विवाहित महिला बच्चे को जन्म देगी कि नहीं देगी, गर्भपात कराएगी कि नहीं कराएगी, ये सारे के सारे अधिकार भी एक अविवाहित महिलाओं के पास भी है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 21 का जो ब्रॉड चीज है इसको आप जो है वो समझ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। अब एक और आर्टिकल यहां आपका क्या जुड़ गया, आर्टिकल 14 जुड़ गया, जो कि क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता की बात, समानता का अधिकार, है ना, इक्विटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है बात। और इक्विटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि किसी के भी लिंग के आधार पर जो है उसके साथ जो है वो असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, ये वो आपको पता है, आर्टिकल 14। अब यहां क्या हो रहा है, पहले के कानून के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी अविवाहित महिला को जो है वो गर्भपात करने का अधिकार जो है वो नहीं था। फिर उसमें समय समय से संशोधन हुआ और उसके बाद कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया गया। लेकिन अभी भी भारत में हमने क्या देखा है कि जितना विवाहित महिलाओं को अधिकार दिया गया है उतना अविवाहित महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो फिर बात क्या उठी, बात यही उठी कि भारत का संविधान का आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार के बारे में बात करता है, वह दो महिला यानी कि एक विवाहित और एक अविवाहित, उनके साथ असमानता कैसे कर रहा है, या कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के जो मूल बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उस मौलिक अधिकारों का ही तो हनन हो गया। तो न्यायालय ने जब अपना कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो न्यायालय ने क्या कहा कि 20 साल से लेकर 24 सप्ताह के बीच की जो भी गर्भावस्था धारण करने वाली जो सिंगल मदर है या अविवाहित महिला हैं, उनको गर्भपात कराने से रोकना यानी कि एबॉर्शन कराने से रोकना जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। क्योंकि आप एक विवाहित महिलाओं को जो है अगर किसी ऐसी परिस्थिति में गर्भपात करने की परमिशन दे रहे हैं तो अविवाहित महिलाओं को गर्भपात करने का परमिशन क्यों नहीं दे रहे? बातें मेरी समझ में आ रही है सभी को? बताइएगा, ठीक है ना। यानी कि महिला विवाहित है या अविवाहित है, यानी कि एकल महिला को भी एक विवाहित गर्भवती महिला के समान जो है वह वैवाहिक परिस्थितियों में परिवर्तन का जो है वह सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई महिला ऐसी हो जो कि लिव इन में रह रही हो और जिसके साथ वह लिव इन में रह रही हो उसके साथ उसका यही होगा कि हम लोग आगे शादी करेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से उसके बीच में मतभेद हो जाता है उस जोड़े के बीच में, और जिसके साथ वह लिव इन में रह रही है उसका साथ छोड़ के चला जाता है, उसके साथ लड़ाई हो जाती है
या हो सकता है कोई विवाहित महिला हो और उसके पति के साथ उसका तलाक हो चुका हो, या हो सकता है कि कोई विवाहित महिला हो या अविवाहित महिला हो, है ना, और वो नौकरी कर रही है ना, विवाहित या अविवाहित, मैंने दोनों की बात की है। अगर वो नौकरी कर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, और उसको लग रहा है कि इस गर्भ व्यवस्था के धारण करने के चलते उसकी जो नौकरी है उसके में दिक्कत आ रही है और उसे अभी जो है वो गर्भपात कराना चाहिए, बाद में जो है वो फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, तो वो उसको जो है वो क्या हो सकता है, कराना पड़ेगा। कई बार हम क्या देखते हैं कि कई बार गर्भ व्यवस्था के दौरान जो है वो कई सारी महिलाओं के साथ जो है वो हिंसात्मक क्रियाएं होती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कई बार जो महिलाएं होती हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस घटना को जो है वो भूल जाना चाहती हैं, वो घटना के उस याद को अपने साथ जो है लेकर नहीं चलना चाहती, है ना, तो उनके पास जो ही अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा कि देखिए संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो विवाहित महिला है या अविवाहित महिला है, इसके बीच में किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव किया जाए कि वो विवाहित है या अविवाहित है, यह संवैधानिक रूप से जो है वो उचित नहीं है, संवैधानिक रूप से जो है सही नहीं है। और कानून के लाभ के बारे में बात करें तो कानून का लाभ जो है वो विवाहित और अविवाहित यानी कि एकल महिला को भी जो है वो समान रूप से देना चाहिए। अब जब हमने बात किया कि राइट टू रिप्रोडक्शन या राइट टू मतलब प्रजनन करने के अधिकार के बारे में अगर हमने बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रजनन करने का अधिकार जो है, इस अधिकार में जो है वो विस्तार करने की आवश्यकता है। और प्रजनन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि प्रजनन का अधिकार जो है वो बच्चा होना या बच्चा ना होना तक ही हम इसको सीमित कर दें, ठीक है ना। प्रजनन के अधिकारों का अर्थ यह है कि किसी भी महिला के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो कब बच्चा करे, कब बच्चा ना करे, और बच्चा करे भी कि ना करे पैदा। यानी कि महिलाओं के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को जो है वो प्रजनन के अधिकार के अंतर्गत जो है वो शामिल करने की आवश्यकता है, और महिला को यह अधिकार दिया जाए कि वह मातृत्व लाभ लेना चाहती है या मातृत्व लाभ नहीं लेना चाहती, वो मां बनना चाहती है, मां नहीं बनना चाहती है, इसका निर्णय जो है वो उस महिला के पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रजनन के अधिकार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला प्रजनन के अधिकार के बारे में जो है वो क्या होना चाहिए कि उस महिला को जो है वो शिक्षित होना चाहिए, यानी कि शिक्षा तक उसकी पहुंच होना चाहिए। शिक्षा तक पहुंच के साथ गर्भ निरोधक क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। यौन स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पास जो है वो पूरी जानकारी रखने का अधिकार है। सुरक्षित और कानूनी रूप से किस प्रकार से गर्भपात कराने का जो कानून है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और साथ में ही प्रजनन का उचित देखभाल करने का जो है वो अधिकार। मेरी बात समझ में आ रही। अब विवाहित अविवाहित महिलाओं के बारे में तो हमने बात किया है, लेकिन एक टर्म जो है वो नया नया साल 2 साल में जो है वो कानूनी रूप से आया है, लेकिन ये टर्म जो है वो कानूनी रूप से तो आया है, लेकिन इसका सामना महिलाएं जो है वो कई वर्षों से कर रही हैं, और एक टर्म आया है जिसको जानकर हो सकता है आप लोगों ने पहली बार इसके बारे में सुना भी होगा, या पहली बार सुन भी रहे होंगे, या पहले से सुना होगा। एक टर्म है दोस्तों बलात्कार, ये आप लोग जान ही रहे हो, है ना, बलात्कार, रेप, ठीक है ना। लेकिन एक नया टर्म जो कानूनी रूप से चलने लगा है वो है वैवाहिक बलात्कार। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि सर ये वैवाहिक बलात्कार का अर्थ क्या होता है ना। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए। सूरज तिवारी, है ना, नंदिनी तिवारी, मोलाइका, शिव सिंह, अतुल, प्रभाकर, सीमा, सभी का स्वागत है। एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप में हैं आप सभी में अपने फ्रेंड्स को जो है इन्वाइट भी कर लीजिए कि वो सारे के सारे जो है वो क्लासेस में जुड़ जाए, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक टर्म आया, टर्म क्या है, वैवाहिक बलात्कार। और ये वैवाहिक बलात्कार होता क्या? तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं एमटीपी की, है ना, यानी कि आपका
मेडिकल आपका जो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपका जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यह है कि महिला के प्रजनन में जो है वो निर्णय कौन लेगी? महिला लेगी। यानी कि महिला जो है वो स्वायत्त रूप से जो है वो निर्णय लेने का उसके पास अधिकार है। और स्वायत्त रूप से जब महिला के पास ये निर्णय लेने का अधिकार है कि महिला कब गर्भ धारण करे और कब गर्भ धारण ना करे। लेकिन हम क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे समाज में, हमारा जो ये पितृसत्ता समाज है, जहां पुरुष ईश्वर का रूप है, जहां पति भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसी के हिसाब से हम चलते हैं ना। पतियों को जो है वो क्या कहते हैं हम, कि देवता है पति। अब भैया पति देवता हो कि नहीं, दानव जरूर होता है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि पति को जब मन करे वो क्या करेगा, महिला के साथ जो है वो, चाहे वो शादी के बाद की बात भी करे, ठीक है ना। और अगर अनचाहे रूप से किसी महिला को यह कहा जाए, महिला तैयार ना हो उस समय गर्भ धारण करने के लिए, और उसके पति के द्वारा उसके ऊपर दबाव दिया जाए कि भैया तुमको क्या करना है, गर्भ धारण करना ही। और मैंने कहा कि प्रजनन करने का जो निर्णय है उसमें महिला जो है वो स्वायत्त है, क्योंकि महिला को ही पता है कि उसका जो शरीर है वो उस लायक है कि नहीं। महिला को पता है कि उसका हेल्थ जो है, उसका जो स्वास्थ्य है वो उतना उचित है कि नहीं। तो अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती होता है बच्चा पैदा करने के लिए, और उसमें महिला का जो निर्णय है वो ना लिया गया हो, या महिला अपने निर्णय को लेने को स्वायत्त ना हो, तो इसको जो है वो वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो शामिल कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी के अंतर्गत। अब भारत का जो कानून है वो, भारत का कानून क्या कहता है इसके ऊपर अगर हम बात करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बातें कही थी, ये सारी की सारी बातें हैं। और इन सारी बातों को, ठीक है ना, हम एक एक करके समझते हैं। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन अबॉर्शन राइट। तो मेजर ब्रेक थ्रू, कल की पूरी की बातें थी, तो उसने क्या कहा, ऑन जुलाई 21 द अपेक्स कोर्ट अलाउड 25-year-old वुमेन टू अबॉर्ट हर 24 वीक्स प्रेग्नेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप। ठीक है भैया। अगस्त 23 में फिर से इस पे बात हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट सेड इट वुड बी इंटरप्रेट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी एक्ट एंड द रूल्स टू एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन फॉर अलोंग अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ अ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी बातें हुई थी। ठीक है, अब अबॉर्शन पील, आवर फ्यूचर, आवर फाइट, आवर बॉडीज, इस प्रकार से जो है महिलाओं के द्वारा काफी सारी जो है वो मुहिम भी चलाई गई है कि महिलाएं बार बार क्या कहती हैं कि भैया मेरा शरीर है तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मुझे बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। अबॉर्शन, भारत में अबॉर्शन की पॉलिसी जो है वो क्या है, भारत में किस प्रकार से गर्भपात का जो कानून है, भारतीय संदर्भ में गर्भपात का कानून क्या है, इसको हमें समझने की जो है वो आवश्यकता है। चैनल पर जो पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब भारतीय संदर्भ में अगर गर्भपात के कानून के बारे में बात करें, भारत में अबॉर्शन की पॉलिसी क्या है, तो दोस्तों इसके लिए हमें 1960 में चलना होगा। 1960 के आसपास की बात करें तो 1960 यानी कि 60 का जो दशक था, उसमें भारत में गर्भपात जो है वो क्या था, वो अवैध था। यानी कि कानूनी रूप से अगर हम बात करें तो गर्भपात कराना जो है वो अपराध था। और कोई भी महिला अगर गर्भपात कराती थी तो 1960 का जो कानून था, 1960 के समय जो भारत में कानून था, उस कानून के उस कानून के अनुसार अगर हम बात करें तो वो क्या था कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड की धारा थी, जिसको कि हम धारा 312 कहते हैं, आर्टिकल 312 आईपीसी का। तो आईपीसी का आर्टिकल जो 312 था, उसके तहत अगर हम बात करें तो कोई भी महिला अगर गर्भपात कराती है तो उसको जो है वो 3 वर्ष का जो है वो क्या था, कैद की सजा थी। ठीक है ना, या जुर्माना, या कैद और जुर्माना दोनों था। ठीक है ना। अब उसी समय की अगर हम बात करें तो 1960 के आसपास जो है इस कानून को जो है वो फिर से समझने के लिए एक समिति यानी कि एक कमेटी का जो है वो निर्माण किया गया, और उस कमेटी का जो नाम था वो क्या था, शांतिलाल शाह समिति। क्या नाम था, शांतिलाल शाह समिति, शाह समिति। और शांतिलाल शाह समिति को जो है वो इसलिए गठन किया गया कि ये जो है क्या करे, यह
इस कानून के यानी कि शांतिलाल शाह जो हैं इस गर्भपात कानून से संबंधित जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे और उनको इस बात के बारे में कहा गया था कि आप जांच कीजिए कि गर्भपात का जो पूरा का पूरा मामला है वो क्या है और भारत में गर्भपात कानून के रूप में क्या बदलाव करना चाहिए उसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक रिपोर्ट दीजिए। शांतिलाल शाह समिति ने जो है एक रिपोर्ट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो अपने परमिशन दी, उसमें सबमिट की और उसमें उन्होंने MTP 1971 के बारे में जो है वो बात की। किसके बारे में? MTP 1971 के बारे में इन्होंने बात की, है ना। यानी कि अगर कभी आपसे पूछे कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जो है वो किसके रिकमेंडेशन से आया था या किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, तो आपके दिमाग में उत्तर क्या होना चाहिए? शांतिलाल शाह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है वह चिकित्सीय समापन विधेयक 1971 यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 जो है वो संसद में जो है वो पारित हुआ था। 1971 में पारित हुआ था, इसलिए इसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है ना। अब अगस्त में आया 1971 में और 1 अप्रैल 1972 से जो है वो क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया कि भैया आपको अब नया इसी कानून को जो है वो पालन करना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 पूरे भारत में लागू था? नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर को अगर आप छोड़ देंगे तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में जो है ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है हमें लागे, ठीक है ना। अच्छा, अब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जब नहीं था शांतिलाल समिति के पहले की अगर हम बात करें तो क्या बात की गई थी कि अगर कोई भी महिला गर्भपात कराती है तो उसको 3 साल का कैद होगा और साथ में जो है उसके लिए जुर्माने का प्रावधान होगा, ठीक है ना। तो बाद में जो है उसको क्या किया गया कि इसको में जो बदलाव किया गया और ये कहा गया कि आईपीसी की जो धारा 860 का 312 जो आईपीसी है ना, भारतीय दंड संहिता 1860 का 312 है ना, मेरे मुंह से अगर कुछ गलती से निकला होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आईपीसी 1860, ठीक है ना, का जो धारा 312 है, ठीक है ना, ये पूरी बात मुझे कहनी थी, ठीक है ना। उसमें यह कहा गया था कि कोई भी गर्भवती महिला जो है अगर वो अपनी सहमति से गर्भपात कराती है तो उसको स्वेच्छा से गर्भपात का कारण अगर वो बता दे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि कई बार गर्भपात कराने की आवश्यकता जो वो चिकित्सीय रूप से भी आवश्यक हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो गर्भपात ना कराए वो महिला तो उसकी जान जाने की जोखिम जो है वो बनी रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं महिला पर या जो भी आपके चिकित्सक हैं, ठीक है ना, उस पर किसी भी व्यक्ति पर जो है वो गर्भपात कराने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा का पूरा जो है वो एक्ट लाया गया था। लेकिन क्या इस एक्ट को जो है वो सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है? नहीं। भारत में आपने देखा होगा कि जहां इस एक्ट को लाया गया वैसे ही क्या किया गया कि बेटा है या बेटी है इसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू हो गया। और भारत में आपने देखा होगा इस एक्ट के आने के बाद से हमने कुछ नकारात्मक चीजें भी देखी। क्या नकारात्मक चीजें देखी? कि लिंग परीक्षण की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और बेटियों को जो है वो गर्भ में मारने का जो है, ठीक है ना, 1960 नहीं 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि ये जब आपका ये कानून जब आया तो इस कानून के आने के बाद हम क्या देख रहे हैं? इस कानून के आने के बाद हम यही देख रहे हैं कि भारत में क्या देखने को मिला कि लिंग का परीक्षण बहुत तेजी से हुआ और बेटियों को जो है वो गर्भ में ही मारना शुरू हो गया, है ना। और बेटियों को जब गर्भ में मारना शुरू हो गया तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि बेटी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन जो है वो और भी ज्यादा विस्तृत हो गया। कन्याओं को जो है वो मारा जाना शुरू हो गया। और फिर समस्या किसकी आई? समस्या आई सेक्स रेशियो के अंदर जो पूरा का पूरा आपको इम्बैलेंस, यानी कि पूरा का पूरा सेक्स रेशियो आपको क्या देखने को मिला? रिया प्रणाम, ठीक है ना। पूरा का पूरा सेक्स रेशियो अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो सेक्स रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है ना। तो फिर आ रहे हैं आपके कौन? मोदी जी आए और उन्होंने फिर क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया और फिर से जो है वो बेटियों को, है ना, मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान, मेरी बेटी मेरा अधिकार, ऐसे करके बहुत सारे मुहिम चलाए गए जिसका पूरा उद्देश्य क्या था? पूरा उद्देश्य यही था कि बेटियों को जो है वो मारा ना जाए। और उसके अलावा इसके पहले भी हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान बने जिससे कि लिंग परीक्षण ना हो और ये सारी चीजें जो बनी, है कि नहीं, है ना।
व्रत का इम्पैक्ट दिख रहा है सर, अब दिखेगा। आज कौन सा दिन है, 5वां कि 6वां, हम तो ये भी भूल गए। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो इसका यह, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के अंतर्गत जो है कौन सा, एमटीपी 1971, ठीक है ना, आपका चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 लाया गया, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लाया गया, और मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 के अंतर्गत जो बात किया गया, ये कहा गया कि देखिए जो गर्भपात हो रहा है, उस गर्भपात के बारे में अगर हम बात करें तो गर्भपात को जो हम 2 स्टेज में जो है वो पूरा कर सकते हैं। पहला कि अगर कोई महिला गर्भधारण की हुई है ना, कोई महिला अगर जो है वो गर्भधारण की हुई है तो 12 सप्ताह के बाद जो है वह गर्भपात के लिए डॉक्टर की राय जो है वो जरूरी थी। और इस कानून के अनुसार अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि कानूनी तौर पे जो गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों के अंदर ही जो है वो किया जा सकता है। यानी कि कब, यानी कि अगर कभी महिला को गर्भ धारण करने के कारण जो है वो होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या होती है, और कहा जाता है कि अगर गर्भपात नहीं हुआ तो महिला की जो है वो जान को खतरा है, तो ये कंडीशन हो तो गर्भपात कराया जा सकता है। मान लीजिए कि महिला जो है वो गर्भ धारण करने के बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गई है, या महिला कोई गर्भ धारण कर ली है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, आपने समाज में सुना होगा, कुछ दिमाग के कचड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी जो मानसिक रूप से कमजोर महिला होती है उसके साथ कुछ गलत हरकत कर देते हैं, जिसके बाद वो गर्भ धारण कर लेती है ना, तो ये समस्या होती है, ठीक है ना। इसके अलावा बलात्कार के कारण अगर किसी का गर्भधारण हो गया हो, ठीक है, या इस कहीं ऐसा मत हो कि जो बच्चा गर्भ में है वो बच्चे का पूरा से पूरा विकास ना हुआ हो, है ना, यानी कि बच्चा, महिला स्वस्थ है लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी विकृतियां हो गई हैं जिसके जन्म के बाद अगर हम बात करें तो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, या कोई भी समस्या आ सकती है, या बच्चा जो है वो विकलांग हो, है ना। तो ये सारी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में 12 से लेकर 20 सप्ताह के बीच में अगर महिला गर्भधारण किए हुए तो डॉक्टर से राय लेकर जो है, और डॉक्टर मतलब 2 डॉक्टर, सिंगल नहीं, 12 सप्ताह के पहले अगर गर्भधारण की है तो डॉक्टर की राय जो है वो ले सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। लेकिन अगर 12 सप्ताह से ऊपर और 20 सप्ताह तक हो तो 2 डॉक्टर जो है वो क्या करेंगे, राय देंगे, किसके लिए, एबॉर्शन के लिए। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो संशोधन किया गया है 2021 में, इसमें यह कहा गया है कि 12 से 20 तक तो हमने देखा, लेकिन बात क्या किया गया है कि 20 सप्ताह तक गर्भधारण करने के लिए एक डॉक्टर के सलाह के आधार पर जो है वो क्या किया जाएगा, गर्भपात करने की जो है वो अनुमति दी जाएगी, है ना, 20 सप्ताह तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो जो संशोधित कानून है इसमें 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह के बीच में अगर कोई महिला गर्भधारण की है तो उसमें यह कहा गया है कि अब 2 डॉक्टरों की राय होती है। पहले 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर था, अब 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर, पहले 20 सप्ताह तक 2 डॉक्टर थे, अब 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय लेने के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। और कुल मिलाकर जो 20 से लेकर 24 सप्ताह तक की कोई भी महिला अगर गर्भधारण की है तो उसको जो है वो 7 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत जो बात दिया गया है, और कहा गया है कि इस श्रेणी के अंतर्गत देखा जाएगा कि एमटीपी जो आपका अधिनियम है उसके तहत किस नियम या किस धारा के तहत जो है गर्भधारण समाप्ति के बारे में हम काम करेंगे। तो गर्भधारण समाप्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी महिला के साथ जो है वो बलात्कार हुआ है, या महिला जो है, कई जगह हम क्या देखते हैं कि 18 साल से कम महिलाएं भी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके पीछे कई सारे कंडीशंस होते हैं, है ना, चाहे वो स्वेच्छा से हो चाहे उसके साथ बलात्कार किया गया हो, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि वो मानसिक रूप से, अच्छा कहीं अगर आप बाल विवाह आप देखते हैं, बाल विवाह भी आप देखेंगे 14, 15, 16 साल की बच्चियों का शादी कर दिया जाता है और वो गर्भ धारण कर लेती है तो अवैश्य होती है, तो उसमें डॉक्टर बार बार यही कहता है कि ना बच्चा स्वस्थ होगा ना उसकी मां स्वस्थ होगी, जान जाने का खतरा। ऐसे कंडीशन में विधवा कई बार महिला होती है, या तलाक होने की परिस्थिति में, या वैवाहिक स्थिति के बदलाव में, मान लीजिए अब एक से शादी हुआ, नहीं ट्यूनिंग बना, अब दूसरे से शादी कर रही है, लेकिन उस क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसको लगता है कि जब पहले वालों के साथ मुझे रहना नहीं तो उसके बच्चे को रखना क्यों है, तो उस इस कंडीशन में, है ना, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से महिला विकलांग है तो विकलांग व्यक्ति के अधिकार है, विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016, उसके तहत जो है वो अगर शारीरिक मानदंड को हम चेक करते हैं कि किस हिसाब से महिला कितना मानसिक रूप से आपकी मजबूत है, तो उस हिसाब से जो है इस कानून का जो है वो यूज किया जाता है कि अगर मानसिक रूप से कोई महिला विक्षिप्त है, और इसमें यह देखा जाता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण जो उसका भ्रूण है उसमें अभी अगर किसी भी प्रकार की विकृति आ रही है, और विकृति आने के साथ जो है वो जीवन उसका काफी जोखिम है,
और अगर वो बच्चा पैदा करती है तो बच्चा जो है वो विकृत पैदा होगा या गंभीर रूप से विकलांग होगा, मानसिक या शारीरिक रूप से काफ़ी सारी असामान्यताएं होंगी, तो इसके आधार पर जो है वो गर्भ व्यवस्था जो है वो गर्भपात जो है वो किया जाएगा। तो ये पूरा लेकर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रामीण भारत में एक अध्ययन हुआ था 2018 में, मतलब 2018 के पहले, और ये अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? लैंसेट के द्वारा। लैंसेट विश्व का सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो प्रमाणित संस्था है जो कि मेडिकल के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट देता है। तो लैंसेट के द्वारा वर्ष 2018 में एक अध्ययन हुआ था और इस अध्ययन के अनुसार ये कहा गया था कि 2015 तक अगर हम बात करें तो भारत में प्रति वर्ष जो है वो 15.6 मिलियन प्रति वर्ष महिलाएं जो हैं वो गर्भपात कराती हैं। और MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है केवल स्त्री रोग या प्रसूति विशेषज्ञ जो आपके डॉक्टर्स हैं, है ना, यानी कि जो महिला आपके क्या कहते हैं, वो महिला विशेषज्ञ जो होती हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ होती हैं, उन्हीं को जो है वो क्या करता है, गर्भपात का जो है वो कराने की स्वीकृति देता है। लेकिन ये बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो ये समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। अवैध जो गर्भपात भी आपको देखने को मिलता है, कई जगह अवैध गर्भपात भी कराया जाता है, जिसके चलते हम क्या देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर में जो है हमें वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पहला न्यूज रहा, है ना। शिवानी गुड मॉर्निंग। ये पहला न्यूज रहा जो आप लोग के सामने रहा। बहुत लंबा न्यूज था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इंडियन सोसाइटी वुमेन वाला जो टॉपिक है महिलाओं के संदर्भ में, वहां से भी। कैसा लगा पहला न्यूज जरूर बताइए।